नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सत्यनारायण भारद्वाज फिर उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे धनंजय कृत 10 रूपकम, उसका जो तृतीय प्रकाश है उसकी कथा वस्तु। और हम सभी जानते हैं कि उस प्रकाश में जो रूपक के भेद हैं, 10 भेद बताए गए हैं, उन पर चर्चा की गई है। 10 इससे पूर्व जो मेरे लेक्चर थे 10 रूपकम के प्रथम प्रकाश पर, वहाँ 10 रूपकों की चर्चा आई है। उसमें हमने नाटक, नाट्य, नृत्य, रूपक आदि विषयों पर चर्चा की है। अर्थ, प्रकृति, अवस्थाएं, संधि, इन सब विषयों पर हमने चर्चा की है। तो आज उन 10 रूपकों में से जो 10 रूपक बताए गए, नाटकम अथ प्रकरण वा बाण व्यायोग समविकार डिमा यह मृगांक विथ्यंग रूपकाणी 10, ये 10 रूपक बताए गए हैं। जिसको हम श्रव्य काव्य मानते हैं उसको हम रूपक भी कहते हैं, और दृश्य काव्य जिसको मानते हैं उसको हम रूपक कहते हैं। यानी जिनका रंगमंच पर जिसका प्रस्तुतिकरण हो सकता है, जिसको दर्शक देख सकते हैं, उसको हम दृश्य काव्य कहते हैं और उसी को हम रूपक भी कहते हैं। और ये रूपक 10 प्रकार के होते हैं। यानी जो रंगमंच पर हम नाटक के रूप में जो देखते हैं वो 10 तरह के दृश्य काव्य के रूप में रूपक होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम जो है वो नाटक है। नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें बाकी जितने भी रूपक हैं, यानी बाकी जो 9 रूपक है, उन सब के लक्षण उसमें समाहित हो जाते हैं। तो सबसे पहले नाटक की बात हम करें। नाटक जो है वो रूपक काव्य का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण एक प्रकार है, और इसी में सब जो रूपकों का समावेश इसमें हो जाता है। तो नाटक की उत्कृष्टता बताते हुए सबसे पहले धनंजय कहते हैं कि प्रकृतित्वादथान्येषां भूयो रस परिग्रहात् संपूर्ण लक्षणत्वाच पूर्वम नाटकम उच्यते। यानी नाटक किसे कहते हैं, नाटक की उत्कृष्टता भी है और ये नाटक का एक तरह से लक्षण भी है। तो वही चीज बताते हुए जो धनंजय है वो कह रहे हैं कि जिसमें कहते हैं कि सबसे पहले नाटक का लक्षण बताया जा रहा है। तो क्यों बताया जा रहा है नाटक का लक्षण? इसकी उत्कृष्टता इसी चीज में है कि नाटक का लक्षण जो दिया जा रहा है, क्योंकि यह अन्य शेष जो रूपक भेद हैं, यानी बाकी के जो 9 रूपक हैं, उन रूपक भेद का मूल है। अर्थात नाटक सबसे महत्वपूर्ण विधा है और इसमें रस का संग्रह सविशेष रहता है। इसके अलावा सब प्रकार के जो रूपक हैं उनके लक्षण भी इसमें समाविष्ट हो जाते हैं, और रूपक तत्व पूर्णतः जो है वो सारे रूपक के जो तत्व हैं, रूपक के जितने भी तत्व हैं, जैसे मैंने कहा नृत्य, नृतम, इसके अलावा अवस्थाएं, अर्थ, प्रकृति, संधियां, ये जितने भी चीजें हैं, वृत्तियां हैं, ये सारी चीजें, रस, वस्तु, नेता, ये सब चीजें जो हैं वो नाटक में प्राप्त होती है। इसीलिए ये 10 रूपकों में इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अब इसकी और जो किस तरह से ये शुरू होता है, यानी अगर कोई नाटककार नाटक लिखता है या कोई निर्देशक किसी नाटक को किसी रंगमंच पर प्रस्तुत करता है, तो उनको इन सब चीजों का जो तत्व यहाँ बताए जा रहे हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ 10 रूपकम में जो बताए गए हैं, उन सब का परिपालन करना वहाँ जरूरी होता है। तो उसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि पूर्व रंगम विधायादौ सूत्रधारे विनिर्गते प्रविश्य तद्वद परह काव्यमास्थापयन्नेट। ये जो बात पयन नटः, ये बात जो कही जा रही है, इसका मतलब हो गया कि पूर्व रंग के विधान हो जाने के बाद जो दूसरा एक उसी तरह का एक नट
यानी सूत्रधार के रूप में वहां आए और वो नाटक की या रूपक, जिस नाटक का हम वहां रंगमंच पे प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं उसकी स्थापना करे, उसके बारे में बताए। तो पूर्व रंग विधायादौ, यानी पूर्व रंग का विधान होने के पश्चात। तो पूर्व रंग क्या होता है? तो कोई भी नाटक जब होता है तो उससे पहले कुछ इस तरह की योजनाएं होती है निर्देशक की या जो रंगकर्मी होते हैं उनकी, जिससे कि दर्शकों को आनंद मिलता है। यानी सबसे पहले ऐसे कार्य किए जाते हैं। हालांकि 10 रूपककार ने तो, धनंजय ने तो इसमें विशेष कोई बात नहीं बताई, लेकिन भरतादि जो हुए हैं नाट्य शास्त्र के रचनाकार, उन्होंने थोड़ा पूर्व रंग के बारे में बताया। तो 2 बातें प्रमुख रूप से उन्होंने कही कि यानी जो मंगलाचरण रूप एक तरह से होता है, यानी नाटक शुरू होता है उससे पहले नट वगैरह या ऐसे जो सूत्रधार या जो आते हैं पूर्व रंग के लिए, सूत्रधार रंगमंच पर आते हैं और वो भारतीय वृत्ति में यानी संस्कृत में जो है वो कुछ ऐसे मंगलवाचक श्लोक बोलते हैं, एक तरह से नांदी कहें या त्रिवर्ग भी यहाँ कहा गया है। त्रिवर्ग का मतलब 3 पुरुष जो नाटक से पहले के हैं, जिसमें सूत्रधार है, स्थापक है और विदूषक होता है, इनकी बातचीत को बताया जाता है। यानी इस तरह की मंगल कामना की जाती है, उस नाटक की सफलता की मंगल कामना की जाती है। रंगशाला का जिसने निर्माण करवाया उसके लिए मंगल कामना की जाती है, देवताओं की स्तुति की जाती है और इस तरह के कुछ मंगल श्लोकों का गायन होता है, जिससे कि जो दर्शक वहां बैठे हुए उस नाटक को देख रहे हैं उनको बड़ा आनंद आता है और सारे जगत के मंगल की कामना वहां की जाती है। तो ये सबसे पहले पूर्व रंग का भाग होता है। जब ये संपन्न हो जाता है तो उसके बाद एक उसी तरह का नट वहां आता है, जिसको स्थापक भी बोलते हैं। स्थापक इसलिए बोलते हैं कि वो आकर के उस नाटक के बारे में सूचना देता है कि आज कौन सा नाटक वहां मंचायित किया जा रहा है, रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है और उसके मूल रचनाकार कौन है, उसके विषय में थोड़ी सूचना वहां देता है। तो ये सबसे पहला कार्य नाटक के लिखने में भी और उसको मंच पर प्रस्तुत करने में भी किया जाता है। उसके बाद जब ये चीज हो जाती है तो वो जो स्थापक आता है वो क्या करता है कि वो किस तरह से सूचना देता है। तो जैसा मैंने कहा कि कथा वस्तु जैसी होती है नाटक की, वैसे ही रूप बना करके वो नट उस रंगमंच पर आता है। तो मैंने कहा था कथा वस्तु जो है वो हम उसको कह सकते हैं कि वो पात्रों की दृष्टि से 3 प्रकार की होती है। दिव्य भी हो सकती है, मानुषी भी हो सकती है और दिव्य मानुषी भी हो सकती है। दिव्य का मतलब हो गया कि कोई ऐसा नाटक रचा जा रहा है जिसमें देवता पात्र हों, जो देवताओं की कहानी को बताने वाला हो, तो वो दिव्य होता है। अगर दिव्य कथा को लेकर के कोई नाटक वहां मंच पर हो रहा है तो वो जो सूत्रधार आएगा वो कोई देव रूप को धारण करके, देव रूप के वेश में, रूप में वो वहां आकर के कथा की स्थापना करेगा, कथा वस्तु को बताएगा। अगर वो नाटक जो है वो मनुष्य से संबंधित कथा वस्तु से संबंध रखता है तो वो जो सूत्रधार है वो मनुष्य के रूप में आकर के उस नाटक के विषय में बताएगा। और या दिव्य मानुषी है तो दिव्य मानुषी में कोई भी रूप, या तो वो दिव्य यानी देवता का रूप धारण करके आ सकता है या मनुष्य के रूप में आकर के वो कथा वस्तु की स्थापना करता है। तो इस रूप में धनंजय कहते हैं कि दिव्य मर्ते सतद रूपो मिश्रम अन्य तरस्तयो सूचयेद वस्तु बीजम वा मुखम पात्रम अथापि च। यानी जैसा पात्र होंगे, जिस तरह का कथा वस्तु होगी, उसी पात्र के रूप में, उसी रूप में आकर के वो सूत्रधार उसकी कथा वस्तु के बारे में जो दर्शक लोग होते हैं उनको बताते हैं। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि फिर वृत्ति का भी आश्रय इसमें लिया जाता है। वृत्ति के बारे में जैसे मैंने कहा कि ये जो नाटक होता है इसमें मुख्य रूप से भारतीय वृत्ति का प्रयोग इसमें किया जाता है। लेकिन उससे पूर्व मैं ये बताना चाहता हूं कि वृत्ति क्या होती है। वृत्ति जो होती है, वृत्ति का मतलब होता है व्यापार।
व्यापार का मतलब वचन व्यापार जिसको कहें, या कथा वस्तु जिस तरह की होती है। तो वृत्ति की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि तद व्यापारात्मिका वृत्तिश्चतुर्धा, अर्थात नायक की जिस तरह की कार्यशैली या उसके वचन व्यापार की वृत्ति होती है, स्वभाव होता है, वो जो है उसको हम वृत्ति कहते हैं। और ये 4 प्रकार की होती है। जिस तरह की कथा वस्तु होगी, नायक का भी कार्य करने का तरीका, उसका नेचर, उसकी प्रकृति वैसी ही होगी। तो उन वृत्तियों को, उस नेचर को दिखाने के लिए 4 प्रकार की वृत्तियों के बारे में नाटक में या रूपक में कहा गया है। तो वो सबसे पहले केस की वृत्ति है, फिर उसके बाद में सात्वती है, आरभटी है, और फिर भारती वृत्ति है। ये 4 वृत्तियां हैं जो नायक के स्वभाव को, उसके प्रकृति को दिखाने में सहायक होती है। तो केस की वृत्ति का प्रयोग कहाँ होता है नाटक में? जहां पर नायक कोई श्रृंगार परक वर्णन होता है, और श्रृंगार परक जो नाटक में जब वर्णन या उसका दृश्य आता है तो वहां केस की वृत्ति होती है। इनमें महिला पात्रों की प्रधानता होती है, और उसमें श्रृंगार का और ऋतुओं का वर्णन और मधुर गीत है, और ये सारी चीजों का जब वर्णन होता है तो वो केसकी वृत्ति कहलाती है। सात्वती वृत्ति में क्या होता है? दया और शौर्य जैसी जो बातें नायक के द्वारा होती है, तो उसको हम सात्वती वृत्ति कहते हैं। आरभटी वृत्ति के अंतर्गत क्या होता है कि जब नाटक में हम कोई इंद्रजाल यानी कोई जादू टोना, कोई तंत्र विद्या की चीजें देखते हैं, कोई युद्ध का वर्णन होता है, तो इसमें जो नायक के द्वारा जो शौर्य पूर्वक और बहुत उत्साह पूर्वक, क्रोध पूर्वक जो वर्णन, वचन व्यापार होता है, वो इसमें आरभटी वृत्ति में होता है। और केस की जो भारती वृत्ति है 4थे नंबर पे, वो मुख्य रूप से वचन व्यापार के लिए, यानी जिसमें भाषण कला या ऐसे संवाद होते हैं जो संस्कृत निष्ठ होते हैं और नायक के द्वारा वो किए जाते हैं। तो केस की वृत्ति के अलावा बाकी जो 3 वृत्तियां, इनमें पुरुष प्रधान होते हैं, पुरुष पात्र जो होते हैं उनकी प्रधानता होती है। केस की वृत्ति में मुख्य रूप से महिलाओं की प्रधानता होती है। तो वृत्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी नाटक में भारतीय वृत्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके द्वारा संस्कृत में कुछ इस तरह के संवाद होते हैं, और उन संवादों के माध्यम से उस नाटक की कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद में नाटक के लक्षण भी कह सकते हैं कि नाटक में ये चीजें होनी चाहिए, ये वो नाटक की विशेषताओं के रूप में भी हम उसको ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज जो नाटक में जो जरूरी है, वो नाटककार जब नाटक लिखता है तब भी वो चीजें उसमें होनी चाहिए, और अगर वो नाटक रंगमंच पर उसको प्रदर्शित किया जाता है तब भी वो जरूरी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये चीज जो बताई गई है नाटक के लक्षण के रूप में, वो मुख्य रूप से जिसमें हम कहें नाटक का जो लक्षण है वो ये कहते हैं कि अभिगम्य गुणैर युक्तो धीरोदात्त प्रतापवान कीर्ति कामो महोत्साहस्त्रयास्त्रयाता महीपति प्रख्यात वंशो राज ऋषि दिव्यो वा यत्र नायकः। अर्थात नाटक में क्या होता है कि इस तरह का नायक होना चाहिए जो किस रूप में, जो प्रख्यात वंश वाला हो। अर्थात ये तो हम सभी जानते हैं कि नाटक की कथा वस्तु प्रख्यात होनी चाहिए। प्रख्यात का मतलब प्रसिद्ध जिसको कहें, या ऐतिहासिक कथा वस्तु जिसको कहें, तो इस तरह की कथा वस्तु उसमें होनी चाहिए। और कहते हैं कि अभिगम्य गुणयुक्तो, यानी जो नायक होता है वो बहुत विशिष्ट गुणों वाला होना चाहिए। यानी नायक जो है वो कोई विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिए, जिससे कि जो लोग देखने वाले हैं उनको अच्छा लगे और कुछ सीखने को मिले, उनको आदर्श रूप में मिले। तो इसीलिए कहते हैं कि नाटक का जो नायक है वो आकर्षक गुणों वाला होना चाहिए। इसके अलावा वो धीरोदात्त, प्रतापी और कीर्ति की कामना करने वाला नायक होना चाहिए, विशेष उत्साही होना चाहिए, वेदों का रक्षक होना चाहिए। यहाँ वेदों से मतलब है भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा करने वाला होना चाहिए, और वह राजा भी हो सकता है, या प्रख्यात वंश का कोई राज ऋषि भी हो सकता है, या देवता भी हो सकता है। तो इस तरह से उस नाटक का नायक होना चाहिए, उस नायक में ये सारे गुण होने चाहिए, तब
वो नाटक जो है ये एक विशेषता है या एक लक्षण भी कह सकते हैं, और ये एक शर्त भी हो सकती है कि इस तरह से जब होगा तभी हम उसको नाटक कहते हैं। क्योंकि मैंने कहा था रूपक के जो भेद हुए हैं ना, वो केवल वस्तु, नेता और रस, इन 3 तत्वों के आधार पे ही हुए हैं। तो ये सारे जो किसी में नायक की भिन्नता होगी तो वो नाटक न रह करके वो प्रकरण भी हो सकता है, वो भाण भी हो सकता है, व्यायोग भी हो सकता है, लेकिन नाटक में ये इस तरह के नायक होने चाहिए जो यहाँ बताए गए हैं। और नाटक की जैसा मैंने कहा कि जो कथा वस्तु है वो उसकी जो आधिकारिक व्रत है या कथा वस्तु है, मैंने कथा वस्तु के 2 भेद बताए थे, एक आधिकारिक, एक प्रासंगिक। आधिकारिक का मतलब मुख्य कथा वस्तु। मुख्य कथा वस्तु जो है वो प्रख्यात यानी कोई ऐतिहासिक होनी चाहिए, प्रसिद्ध कथा वस्तु को लेकर के ही नाटक लिखा जाता है। फिर उसके आगे और नाटक के लक्षण बताते हैं। वो कहते हैं यत्रानुचितम किंचित नायकस्य रसस्य वा विरुद्धम तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत। अर्थात इसके अलावा और कहते हैं प्रख्यात विधातव्यम वृत्तम अधिकारिकम। ये तो मैंने अभी बता दिया कि नाटक की जो कथा वस्तु है वो आधिकारिक वृत्ति जो है वो प्रख्यात होनी चाहिए। और आगे फिर मैंने कहा यत्रानुचितम किंचिन नायकस्य रसस्य वा विरुद्धम तत्परित्याज्यमन्यथा वा परिकल्पयेत। अर्थात जो कुछ नायक के लिए अनुचित हो, अर्थात जिसका नायक के गुणों पर बुरा प्रभाव पड़ता हो, ऐसे दृश्यों को वहां से हटा देना चाहिए। या जो रस के विरुद्ध हो, यानी जिस रूप में हम देख रहे हैं नाटक, मान लीजिए करुण रस वाला नाटक है और ऐसा कोई दृश्य वहां आता है जो करुण रस को भंग करता है, उसको, उस सीन को, उस दृश्य को वहां से हटा देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए या उसे परिवर्तित कर देना चाहिए, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन कर देना चाहिए। जैसा कि आजकल वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कई ऐतिहासिक विषयों को लेकर के फिल्में बनती हैं और उन फिल्मों में आज की जो दर्शक हैं उनकी रुचि के अनुसार उनमें कई दृश्यों में परिवर्तन कर दिया जाता है। इसके बाद और जो नाटक का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि आद्यंतमेव निश्चित्य पंचधा तद विभज्य च खंडसः संधि संज्ञाश्च विभागान अपि खंडयेत। इसके बाद वो कह रहे हैं कि कथा वस्तु का आदि और अंत निश्चित करके, यानी कहाँ से हम कैसे उस नाटक को शुरू करेंगे और कहाँ जाके हमें उसको समाप्त करना है, ये सब निश्चित करने के बाद उसमें खंडसः संधि नामक 5 भागों में उसको विभक्त कर देना चाहिए और उन विभागों को बाद में संध्यंग यानी संधि के अंगों में भी विभाजित कर देना चाहिए। इससे पूर्व के लेक्चर में मैंने संधियों के बारे में बताया था। 5 प्रकार की संधियां होती हैं, जिसमें मुख, प्रतिमुख, गर्भ और इसके अलावा अवमर्श और लास्ट में जो था वो उपसंहार संधि है। इस तरह से 5 संधियों में पूरा नाटक बटा हुआ होता है, यानी कथा वस्तु की शुरुआत, फिर उसके बाद कथा वस्तु का विस्तार देना, फिर उसकी प्रमुख कथा वस्तु के विषय को देखना, फिर उसमें आगे जाकर के उस कथा वस्तु को जहां बिखरती है उसको वापस समेटना और लास्ट में उसका उपसंहार करना। ये कथा वस्तु की 5 संधियां होती है। तो नाटक का प्रारंभ और अंत निश्चित करने के बाद इन 5 संधियों में उस पूरे नाटक को हमें बांट देना चाहिए कि कथा वस्तु का विस्तार कैसे होगा, किस तरह से नायक के जो लक्ष्य है या हम जो दिखाना चाहते हैं वो किस तरह से उसकी पूर्ति होगी और किस तरह से नायक को उसका फल मिलेगा। तो ये सारी 5 संधियों में उस कथा वस्तु को बांट देना चाहिए। और फिर कहते हैं कि आदौ विस्कंबकम कुर्यादंकम व कार्य युक्तितः। और फिर आदि में यानी प्रस्तावना जो भाग है उसके ठीक पश्चात विस्कंबक अथवा अंक जो है उसको कार्य योग की दृष्टि से होना चाहिए। अंक बोलते हैं या प्रस्तावना भाग जिसको बोलते हैं वो होता है नाटक के एकदम शुरुआत में। जब कोई अंक या उसका प्रस्तावना भाग होता है उसको कार्य योग की दृष्टि से होना चाहिए, यानी जैसा वो नाटक है जो नाटककार दिखाना चाहता है, जो उद्देश्य को लेकर के वो नाटक किया जा रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रख करके ही
अंक वगैरह में उसका विभाजन करना चाहिए कि प्रथम अंक में क्या होगा, द्वितीय अंक में किस तरह की कहानी होगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके ही ये उसको अंकों में रखना चाहिए, विभाजित करना चाहिए। और फिर और आगे ये बता रहे हैं, कहते हैं कि प्रत्यक्ष नेत्रिचरितो बिंदु व्याप्ति पुरस्कृतः अंको नाना प्रकारार्थ संविधान रसाश्रय। यानी अंक में जो है नेता का चरित्र प्रत्यक्ष देखने को मिलता है और सूच्य नहीं होता है, उसमें मतलब ऐसे सूचना लायक नहीं होता, प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है। अंक जो है वो बिंदु की व्याप्ति, यानी अंक में बिंदु की व्याप्ति, बिंदु का मतलब मैंने कहा था अर्थ प्रकृति के अंतर्गत बिंदु है, बिंदु का मतलब कथा वस्तु का विस्तार किस रूप में होता है वो उसमें सर्वत्र व्याप्त होता है, और बिंदु में जो संकेतित कथा का विस्तार जो था वो अंक में होता है। नाना प्रकार के अर्थ, संविधान और जो रस का आश्रय है, अर्थात अंक में अर्थ, संविधान और रस प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो नाटक में होनी चाहिए। और इसके बाद कहते हैं कि एको रसो अंगी कर्तव्यो वीर श्रृंगार एव वा अंगमन्ये रसा सर्वे कुर्यान निर्वहणे अद्भुतम। अर्थात नाटक में या तो श्रृंगार या वीर, इन दोनों रसों में से कोई एक रस प्रमुख होता है और बाकी रस जो है वो अंग रूप में रखना चाहिए, यानी सहायक रूप में हो सकते हैं। इसके अलावा दूर तक मार्ग में चलना, वध, युद्ध, राज्य का देशादि में विप्लव, घेरा डालना, भोजन, स्नान, संभोग क्रिया, अनुलेपन, वस्त्र ग्रहण आदि की जो घटनाएं होती है उनको केवल सूचना मात्र देना चाहिए, उसको रंगमंच पर नहीं दिखाना चाहिए। इन घटनाओं को या इन दृश्यों को वहां से केवल उसकी सूचना मात्र होनी चाहिए, उसका प्रत्यक्ष रूप में वहां दिखाना नहीं चाहिए, उसको श्रव्य रूप में ही रखना चाहिए, ये उसकी विशेषता होती है। और कहते हैं नाधिकारी वधम क्वापि ताज्यम आवश्यकम न च। और नाटक में जो आधिकारिक पात्र होता है, अर्थात प्रमुख पात्र जो होता है, उसका कभी वध नहीं दिखाना चाहिए, उसको किसी न किसी रूप में उसका उपसंहार इस रूप में हो कि नायक का वध नहीं होना चाहिए और उसकी वध की घटना को छोड़ना, मतलब किसी आवश्यक कार्य या घटना को छोड़ना भी नहीं चाहिए और नायक का वध भी नहीं बताना चाहिए। तो इस विशेष में ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे नाटक के प्रमुख अंग हैं और इन विशेषताओं या लक्षणों के आधार पर नाटक का निर्माण होता है। रंगमंच पर भी इसका प्रस्तुतिकरण इसी आधार पे होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाटक के सभी मैंने अंग बताए। अब इसके बाद रूपक के जो बाकी तत्व हैं, बाकी जो अंग हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।